कैसे किसी अच्छी चीज का जरूरत से ज्यादा इंतजार कई बार उसके लिए बहुत बुरा हो जाता है, ये आपको पता चलेगा हीरा मंडी को देख। हीरा मंडी, द डायमंड बाजार, इसको देखकर दो चीजें दिमाग में आती हैं। पहली तो ये कि संजय लीला भंसाली का जो पूरा एक फ्रेमवर्क रहता है, जिस तरीके से वो अपने हर एक फ्रेम को सजाते हैं, जिस तरह से उनके सेट्स रहते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ रहते हैं। और उस चीज को अचीव करना आने वाले समय में भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी चीज दिमाग में ये आती है कि क्या जो एक सेक्शन दिखाया गया है, तवायफों का जो पूरा सेक्शन दिखाया गया है, उसको जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, जिस तरीके से बड़े लेवल पर लेकर उसको लेकर जाया गया है, मतलब 200 करोड़ का शो बन रहा है उस चीज के ऊपर, क्या वो वाकई में सही था? हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड होने की बात करते हैं, लेकिन हम जब हमारे शोज बनाने की बात आती है तब हम इस तरह की कहानियां निकाल कर लाते हैं जिसमें कि हमको इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो कि वाकई में आप किसी भी स्केल पर बात कर लें वो गलत थी, गलत हैं और हमेशा गलत रहेंगी। एंटरटेनमेंट के नाम पर महिलाओं का इस्तेमाल करना, ब्रीडिंग ग्राउंड उसको बना देना, वो वाकई में गलत है। हीरा मंडी दरअसल लाहौर के एक रेड लाइट एरिया को कहा जाता था, जो कि पार्टीशन के बाद में अब पाकिस्तान में जा चुका है। वहां पर महिलाओं को अलग अलग देशों से, जो आस पड़ोस में देश है, वहां से लेकर आते थे लोग। और लोग से मेरा मतलब है वहां के जो निजाम थे वो, और उन महिलाओं को अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा जाता था। किस तरह का उनका पर्पस रहता था ये आप बखूबी जानते हैं। इन्फ्लुएंस उनका इतना ज्यादा था कि कई बार तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल फैसले थे वो भी मतलब शराब के ग्लास के साथ में जाम छलकाते हुए लिए जाते थे। इस एस्पेक्ट को भी शो में दिखाया गया है, बट मेरे हिसाब से जो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमको देखने की जरूरत है वो ये कि इस तरह की चीजों को आखिर आप कब तक अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। सिंपल सी बात ये। दूसरी बात ये कि इस शो को बनाने के पीछे क्या बड़ा कारण था, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस शो को देखने के बाद आपको एक चीज जो समझ में आती है वो ये कि इस शो के साथ में संजय लीला भंसाली शायद बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाह रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर मैं 2 घंटे में कितनी एपिक मूवी बना सकता हूं, तो फिर जब मैं 8 घंटे का एक शो बनाने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। और वही चीज हमको इस शो में भी देखने के लिए मिली है। इस शो में साथ ही साथ हमको ये भी देखने के लिए मिला है कि एक बहुत बढ़िया फ्रेम होना, बहुत अच्छे अदाकार होना। जी हाँ, बहुत अच्छे अदाकार है। मतलब एक समय पर लोगों ने कहा था कि सारी फील्ड एक्ट्रेस को लेकर आप यहां पर ये शो बना रहे हो, बट हर एक अदाकारा के अंदर से संजय लीला भंसाली जी ने जिस तरीके से एक्टिंग को पकड़कर बाहर निकाला है ना, वो वाकई में बहुत शानदार लगा है। तो एक्टिंग बहुत शानदार है, म्यूजिक बहुत शानदार है, हर एक चीज शानदार है। बस कसर कहां रह गई, तो वो रह गई कहानी में। दरअसल अगर आप संजय लीला भंसाली की ऑन स्क्रीन दुनिया के इश्क में गिरफ्तार होते रहे हैं तो हीरा मंडी आपको पूरी तसल्ली दी। इस शो पर भंसाली के सिग्नेचर स्टाइल की छाप शो के क्रेडिट रोल में उनके नाम को मतलब नाम के जितना ही तगड़ी है। हर एक एपिसोड की शुरुआत में डायरेक्शन और एपिसोड के आखिर में म्यूजिक एंड डायरेक्शन के साथ संजय लीला भंसाली के नाम स्क्रीन पर थोड़ी सी ज्यादा देर टंगा रहता है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक क्रिएटर के तौर पर अपने खुद के इस शो से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और चाहते हैं कि आप भी इससे इंप्रेस हों। लेकिन क्या वो इस काम में कामयाब हो पाए हैं? कुछ चीजों पर यकीन करने के लिए शायद संजय भाई साहब को इस शो को खुद देखना पड़ेगा। खैर, मेरी क्या बिसात उनके सामने जो मैं उनको ये राय दूं, बट एक व्यूअर के तौर पर तो मैं इस चीज को बोल ही सकता हूं। और मेरा ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो इंप्रेस करने में कामयाब तो जरूर हुए। बड़ा सवाल ये है कि कितने कामयाब हुए हैं। ओके, तो इसके जवाब में जरा अंदर हम घुसते हैं, कोशिश करते हैं शो के बारे में और ज्यादा चीजें समझने की। हीरा मंडी की कहानी 1920 से शुरू होती है, लाहौर के उस इलाके से जहां तवायफ रानियां है। यह भंसाली का संसार है जहां सेट से लेकर उनके किरदारों के आउटफिट तक सब कुछ जिस डिटेल और शिद्दत से तैयार किया गया है उसके लिए डिजाइन नहीं बल्कि क्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा सही रहेगा। और ये क्राफ्ट सिर्फ सेट्स, कपड़ों, गहनों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके किरदारों की बातचीत, उनके शब्दों, बॉडी लैंग्वेज, हाथों से लेकर उनकी आंखों के जेस्चर्स तक में नजर आती है। हर एक चीज के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। डायलॉग्स उर्दू में ज्यादा है, जो कि सुनकर कानों को अच्छे भी लग सकते हैं और दिमाग को समझ में नहीं भी आ सकते हैं, तो आपको सबटाइटल्स शायद ऑन करने पड़ जाए। एकदम शुरुआत में ही एक तवायफ अपनी बहन के दूध मुंहे बच्चे को शानदार कीमत पर एक बेऔलाद नवाब को बेचती। आप उसकी इस हरकत को अपनी नैतिकता के सवाल के दायरे में समेटना ही चाहेंगे कि आपसे पहले सौदा करने वाली तवायफ अपनी बहन पर सवाल दाग देती। बेचते नहीं तो क्या करते? दलाल, अफीमची या खसरा बनाते? भंसाली अपनी पहली चाल चल देते हैं।
आपके ऐसे सवालों को ठिकाने भी लगा देते हैं। और दूसरी बात यह पक्की हो जाती है कि तवायफों की विरासत में खून से जुड़े रिश्ते से ज्यादा पक्की चीज उनकी अपनी रवायतें, ठसक, नियम और अपना खुद का गर्व है। अब मेन कहानी शुरू होती है। कहानी 10-15 साल बाद, ये टाइम लीप आपको शो में बताया नहीं जाता, मतलब वो लेटर वाली चीज यहां नहीं आती है। बस ये चीज आपको किरदारों की बढ़ती हुई उम्र को देखकर जज करनी होती है। यहां आपको मल्लिका जान मिलेंगी अपने शाही महल में हीरा मंडी की भाषा में, जिसको गुरूर की स्पेलिंग मल्लिका जान से लिखा जाता है। अपनी बेटी बिब्बोजान की गायकी को रिकॉर्ड करके मशहूर करने का ऑफर लाए एक अंग्रेज को वो अपना कद बताते हुए कहती हैं कि हम चांद हैं जो दिखता तो खिड़की से है मगर किसी के बरामदे में नहीं उतरता। चांद तो मल्लिका जान है जिसपे वो मेहरबान है और उसकी रात पूनम कर दे, और जिस पर खफा हो जाए उसकी अमावस। मनीषा कोइराला इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच इस सहजता और शालीनता से शिफ्ट होती हैं। उनका क्राफ्ट वाकई में अविश्वसनीय है। कई जगह तो उनका ये स्विच पलक झपकाने भर में होता है। मनीषा कोइराला ने इस पूरी सीरीज में जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्टैंड आउट किरदार वो दिखाई दी है और कहीं ना कहीं उनको देखकर ही ऐसा महसूस होगा कि यार, अगर आप किसी शो को इतने बड़े ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं तो क्या इस शो को और ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता था। बिब्बोजान अदिति राव हैदरी के हिंदी प्रोजेक्ट्स में उनका सबसे बेहतरीन किरदार है। बिब्बोजान मल्लिका जान की अच्छी बच्ची है। उसमें अपनी मां के तेवर तो नहीं है मगर वो उनकी सबसे आज्ञाकारी चेली है। मल्लिका जान उससे जो चाहे करवा सकती है और वो करेगी, लेकिन अपनी मर्जी से बिब्बोजान सिर्फ एक काम करती है और वो है आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों की मदद के लिए अपना हुनर इस्तेमाल करती है। मल्लिका जान की छोटी बेटी आलमजेब की दिलचस्पी तवायफ बनने में नहीं बल्कि शायरी में। मल्लिका जान को यकीन है कि उनकी ये बेटी उनकी विरासत को बहुत आगे ले जा सकती है, इसलिए वो हर तरीके से उसकी नत उतराई करवाना चाहती है, जो एक लड़की का तवायफ के पेशे में डेब्यू होता है। आलमजेब अब तक तो किसी तरह बची हुई है मगर कब तक बच पाएगी, इस बीच उसे नवाबजादे से इश्क भी हो जाता है तो मामला और उलझ जाता है। शर्मीन सहगल इस किरदार में कमाल की वल्नरेबल और काफी मासूम भी दिखलाई पड़ी है। मल्लिका जान के खजाने में एक रज्जो है, पांव से सर तक एक नवाब का इश्क। मल्लिका जान से सीखी ठसक और नशे की सनक में डूबी इस तवायफ के रोल में ऋचा चड्ढा एक अलग रंग में। हालांकि उनके किरदार का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें और ज्यादा देखने का मन हमेशा ही आपको रहेगा। और मल्लिका जान के इशारों पर नाचने वाली चौथी कठपुतली है वहीदा, जिसे संजीदा ने निभाया है। अपनी अपनी पूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वहीदा कोई भी साजिश कर सकती है। उसका दिमाग ऑलमोस्ट क्रिमिनल है मगर उसकी बदकिस्मती और मल्लिका जान का खौफ उसकी सोच पर हमेशा भारी पड़ता है। इस रोल में संजीदा शेख काफी ब्रिलियंट है और उनकी आंखें आपको बांधे रखती हैं। मल्लिका जान और उनकी 4 साथियों के साथ पूरा तामझाम भी रहता है, जिसमें 2 कमाल की नौकरानियां सत्तो और फत्तो हैं। एक ड्राइवर और एक नौकरानी की लड़की है जो बिब्बो से भी बेहतरीन गाती है। इस लड़की की एक अलग लव स्टोरी है जो आगे चलकर भंसाली स्टाइल, गमगीन और मोहब्बत में बदल जाती है। मल्लिका जान के इतिहास में कुछ गड़े मुर्दे भी, जिनमें से एक हीरा मंडी पर उनकी पकड़ को चैलेंज करने आ पहुंचा है। सोनाक्षी सिन्हा का निभाया किरदार फरीदन। कहते हैं कि खून के रिश्ते से गाढ़ा कुछ भी नहीं होता। फरीदन आपको बताती है कि ऐसा होता है और वो होता है बदला। फरीदन किस बात का बदला लेने आई है ये आप कहानी में ही देखें तो बेहतर रहेगा, मगर वो अकेली है जो मल्लिका जान की रूह कपा देने में कामयाब होती है। सोनाक्षी सिन्हा ने यहां पर जिस तरीके से अपने किरदार को निभाया है, उनके करियर की ये सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकारी आपको दिखलाई पड़ेगी। फरीदन का हुस्न नहीं है, नजरबंद का जादू है। और फरीदन की धार का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि एक वक्त तो खुद मल्लिका जान कह देती हैं कि अफसोस कि हमारी एक भी बेटी में ये हुनर नहीं है। इन तवायफों के बीच पिछले कई नवाब भी कहानी में है। अंग्रेजी तलवार के आगे अपनी नाक बिछा चुके ये नवाब अपनी तवायफों के सामने जिस तरह अकड़ में नजर आते हैं, वो इनकी अपनी हालात पर एक मजेदार चुटकुला सा दिखलाई पड़ता है। शेखर सुमन जहां नवाब जुल्फिकार के रोल में कमाल लगते हैं, वहीं कहानी में और ज्यादा देखने की खुजली आपको महसूस होती रहेगी। फरदीन खान काफी लंबे समय के बाद दिखाई दी अपने किरदार को, लेकिन वो काफी ज्यादा सूट करते नजर आते हैं। और अध्ययन सुमन अपने दोनों किरदारों में काफी दमदार लगे हैं। जी हाँ, दोनों। बंसाली ने हीरा मंडी का जो संसार तैयार किया है वो आपको लगातार बांधे रखता है। उनकी स्टोरी टेलिंग में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी लगती है कि कमी सी है, मगर जैसे ही यहां पर स्पीड थोड़ी स्लो होती है तो हीरा मंडी और भी ज्यादा आपके सामने सवाल लाकर खड़ी कर देती है। सबसे बुरी और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली चीज जो लगी वो ये कि वेब सीरीज में एक फैक्टर होता है
हर एक एपिसोड में आपको एक सवाल के साथ छोड़ा जाता है कि आप अगले एपिसोड में उस जवाब को ढूंढने के लिए जाएं, लेकिन हीरा मंडी में ऐसी कोई कोशिश नहीं करी गई। ऐसा लगता है कि यहां पर शायद संजय लीला भंसाली थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट जरूर हो गए, पर ठीक है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, गाने काफी अच्छे थे, कहानी उतनी ही कमजोर रह गई। और इसीलिए मैं इस सवाल के साथ ही आपको यहां पर छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप हीरा मंडी को देखना चाहेंगे? बस इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने करीब 8 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पूरे शो को देखने के लिए। मेरे हिसाब से ये शो अगर आपके पास कुछ और देखने के लिए नहीं है तो एक बार देखने लायक जरूर है। और सबसे बड़ी बात, संजय लीला भंसाली अपने कैनवास को किस तरीके से सजा सकते हैं, उस पोटेंशियल को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।